Hi, good morning everyone. Myself Roshan Narendra Kamanwar from Department of Microbiology, Santaji Mahavidyalaya, Nagpur. We are going to start today MSc Part 2nd, Semester 3 syllabus. Uh, in semester 3, uh, I, we will start today paper 1, molecular biology and genetics. मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स जो है इसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें आपका फर्स्ट जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हम रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। तो रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो है ये आपको यूनिट 1 में पढ़ने को मिलेगा। तो आपका यूनिट 2 जो है इसमें आप जीन एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो आपका यूनिट 3 जो है इसमें हम पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन को। तो यहाँ पे जो भी आपका फंडामेंटल बायोलॉजी है इसके सारे सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको कवर हो जाएंगे। और यूनिट 5 जो है इसमें आप बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर मैकेनिज़्म और बैक्टीरियोफेज जीन ट्रांसफर मैकेनिज़्म, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। तो इन दिस वे आज जो है, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 को, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है इसकी जब भी बात आती है, या फंडामेंटल बायोलॉजी की जब भी अपन बात करते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक आता है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ। बट सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है? तो जैसे हम यहाँ पे सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ मीन्स आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कि ऐसा प्रोसेस जो आपके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ जो है ये इसका आप दूसरा मीनिंग निकाल सकते हो कि ये आपके सेंट्रल प्रोसेसेस होता है सेल सर्वाइवल के लिए। तो जैसे हम कोई भी जैसे गवर्नमेंट की बात करते हैं, जैसे हमारे कंट्री का जो गवर्नमेंट है, ये कंट्री का गवर्नमेंट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, डिफेंस हो गया। तो ऐसे ही आपके पास में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपका जो पूरा कंट्री है या कंट्री का गवर्नमेंट है ये डिपेंड होता है, ठीक है। और उस डिपार्टमेंट्स में अगर कोई भी गड़बड़ी हो गई तो आपका जो कंट्री है ये बराबर नहीं चलेगा या डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, या उसकी इकोनॉमी जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वैसे ही हमारा सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ जो है इसमें भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, या अपन बोल सकते हैं अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। तो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ जो है इसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन आपका ये पहला प्रोसेस होता है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ का, जो सेल सर्वाइवल के लिए या लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकेशन प्रोसेस में होता क्या है? तो रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकेशन प्रोसेस में हमें डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जो है इसको हमें क्या करना है? रेप्लिकेट करना है। तो डीएनए जो रहेगा, ये डीएनए से अगर आपको डीएनए बनाना है तो उसके लिए हम प्रोसेस यूज़ करते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में हम कोई भी जीनोम के कॉपी को कॉपी करके उससे 2 प्रोजेनी स्ट्रैंड का सिंथेसिस करते हैं, 2 प्रोजेनी डीएनए का सिंथेसिस करते हैं। तो कोई भी सेल जो है इसको अगर अपना प्रोजेनी प्रोड्यूस करना है या अपना नंबर अगर बढ़ाना है, अपना पॉपुलेशन बढ़ाना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड होना पड़ेगा। बट डिवीजन के पहले उसको क्या करना पड़ता है? जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करना पड़ता है। तो कोई भी जो डीएनए है उसको अगर आपको डुप्लीकेट करना है, 2 कॉपी अगर बनानी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस को। रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है ये हमारे जीनोम को डुप्लीकेट करने के लिए जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है आपके डीएनए रिपेयर के लिए। अब डीएनए रिपेयर की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो सेल है इसके
जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन हो गया है। जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन होना, इसका मतलब वो आपके कोई ना कोई मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो उसका इफेक्ट आपके लिए कितना हार्मफुल होगा, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से जीन को म्यूटेट कर रहा है, कौन से पोर्शन को म्यूटेट कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल म्यूटेशन आपके डीएनए में कहाँ पे हो रहा है, ऐसे जीन में जो सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। अगर सेल साइकिल रेगुलेशन वाले कोई भी प्रोटीन के जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो सेल साइकिल आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। अगर सेल साइकिल आपके कंट्रोल में अगर नहीं होती है तो इसका मतलब आपका सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, और सेल अगर कंटिन्यूसली डिवाइड अगर करता है तो इसका मतलब वहाँ पे आपका ट्यूमर प्रोडक्शन होगा। अगर ट्यूमर का वहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे कैंसर, ठीक है। तो रेप्लिकेशन जितना जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उतना म्यूटेशन होने के बाद उसको रिपेयर करने के लिए रेप्लिकेशन इम्पोर्टेंट होता है। तो कोई भी डीएनए जो है इसमें अगर म्यूटेशन होता है तो ये आपके पास में डीएनए है, इसका ये ए जीन है और यहाँ पे ये म्यूटेशन हो गया। अगर ये जीन में अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो गया तो इसका मतलब क्या, तो म्यूटेशन होने के बाद में उसको आपको रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए जो प्रोटीन्स लगेंगे वो प्रोटीन्स हम रेप्लिकेशन मशीनरी के भी यूज़ करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो आपके डीएनए को रेप्लिकेट करता है, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ये प्रोटीन भी आपका रिपेयर मैकेनिज्म में इन्वॉल्व रहेगा। तो ये हो गया आपका रेप्लिकेशन का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ का। सेकंड प्रोसेस क्या है, सेकंड प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन। बट ट्रांसक्रिप्शन की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो फॉर एग्जांपल लेते कि हमें कोई तो भी एक सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जो है इसको यूज़ करके हमें इससे बनाना है एटीपी मतलब आपका एनर्जी। तो ग्लूकोज जो है इससे अगर आपको एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो इसका मतलब ग्लूकोज को पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डिग्रेड करना पड़ेगा। डिग्रेड का मतलब होता है हम ऑक्सीडाइज्ड करेंगे, ठीक है। तो इसको ऑक्सीडाइज्ड करने के लिए, इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए जो भी आपको प्रोटीन्स चाहिए, जो भी आपको एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम्स का इंफॉर्मेशन, वो प्रोटीन का इंफॉर्मेशन लिखा होता है डीएनए में। तो विदाउट प्रोटीन कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट नहीं हो सकते। तो जैसे ग्लूकोज से आपको एटीपी बनाना है तो वहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस विदाउट प्रोटीन अपन कैरिड आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, तो वो भी प्रोसेस आप विदाउट डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर सकते। और डीएनए पॉलीमरेज आपका एंजाइम है, मतलब ही प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस सेल में विदाउट एंजाइम नहीं हो सकती, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की। बट प्रोटीन जो है ये प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स हमारे पास में जो आपके स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है ये होते हैं 20। तो कोई 20 अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन करके हम प्रोटीन बनाएंगे। तो प्रोटीन इज़ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड का सीक्वेंस आपके पॉलीमर में क्या होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन लिखा होता है आपके जीन में। जीन में मतलब स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए में। तो जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोटीन का आपके डीएनए में लिखा है उसको हमें रीड करके उसका कन्वर्शन करना है प्रोटीन में, या फिर अपन बोल सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को, वो कोडिंग को रीड करके हमें उससे बनाना है प्रोटीन, ठीक है। बट प्रोटीन बनाने के लिए जो भी कोडिंग डीएनए में लिखी है उसको डायरेक्ट रीड करके प्रोटीन बनाने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा हमारे पास में एंजाइम ही नहीं होता, ऐसे हमारे पास में प्रोटीन्स नहीं होते। तो हम अभी प्रोटीन बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, तो प्रोटीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो डीएनए का जो कोडिंग है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे पहले आरएनए वाले कोडिंग में। तो जो आपका प्रोसेस जिसमें डीएनए जो है इसका कोडिंग हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, आपके आरएनए में।
तो आरएनए में आपका जो कोड है उसको आपको कन्वर्ट करना है। तो डीएनए का कोड हमें आरएनए में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो प्रोसेस चाहिए, उसके लिए प्रोसेस होती है हमारे पास में ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए का जो कोड है इसको हम कन्वर्ट करेंगे आरएनए वाले कोड में। अब आरएनए के फॉर्म में हमारे पास में कोड आ गया जिसको हम रीड करके एक एक अमीनो एसिड को ऐड करेंगे और अमीनो एसिड का पॉलीमर बनाएंगे। अमीनो एसिड का पॉलीमर सिंथेसाइज करने के बाद में हमें मिल गया एक प्रोटीन। ठीक है, तो आरएनए जो है, ये आरएनए का जो भी कोड होगा इसको हम क्या करेंगे, अभी डिकोड करेंगे, इसको रीड करेंगे और रीड करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। और प्रोटीन जिस प्रोसेस में सिंथेसिस होता है उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो विदाउट ट्रांसलेशन हम प्रोटीन नहीं बना सकते। मतलब अगर ट्रांसलेशन अगर डिफेक्टिव है, ट्रांसलेशन आपका डिफेक्टिव है तो इसका मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन अगर नहीं है तो कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होगी, बराबर। तो ट्रांसलेशन डिफेक्टिव है तो इसका मतलब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं, और विदाउट बायोकेमिकल रिएक्शन आपका सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। तो चलो, ट्रांसलेशन जो एक प्रोसेस है ये अगर डिस्टर्ब हो गई तो आपका कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, तो दूसरा है हमारे पास में ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन तो अच्छा है, रेप्लिकेशन भी अच्छा है, बट ट्रांसक्रिप्शन डिफेक्टिव हो गया। अभी पहले कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आपके अच्छे से काम कर रहे हैं, बट ट्रांसलेशन डिफेक्टिव है। ट्रांसलेशन डिफेक्टिव तो प्रोटीन नहीं, प्रोटीन नहीं तो बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं। अब हम सेकेंड कंडीशन क्या ले रहे हैं, रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन आपका एक्यूरेट काम कर रहा है, बट ट्रांसक्रिप्शन डिफेक्टिव है। और ट्रांसक्रिप्शन डिफेक्टिव है इसका मतलब आरएनए नहीं बनेगा। आरएनए अगर नहीं बनता है तो इसका मतलब आरएनए से हम प्रोटीन भी नहीं बना सकते। मतलब ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर आपका डिपेंड करता है कौन, ट्रांसलेशन। तो आपका जो ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन डिपेंड करता है आपके ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में से थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास में, तो थर्ड कंडीशन होती है कि अगर ट्रांसक्रिप्शन अच्छा है, ट्रांसलेशन अच्छा है, बट रेप्लिकेशन बराबर काम नहीं कर रहा है, रेप्लिकेशन काम नहीं कर रहा है, तो रिपेयर में जो रेप्लिकेशन मशीनरी लग रही थी वो काम नहीं करेगी। मतलब म्यूटेशन अगर हो गया तो उस कंडीशन में भी आपका सेल जो है ये सर्वाइव नहीं करेगा। या फिर रेप्लिकेशन अगर डिफेक्टिव है तो सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट नहीं कर सकता, मतलब अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये आपके जो तीन प्रोसेसेस है, एक है आपका ट्रांसलेशन। विदाउट ट्रांसलेशन हमारा सेल सर्वाइव नहीं करेगा, विदाउट ट्रांसक्रिप्शन हमारा सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, एंड विदाउट रेप्लिकेशन भी हमारा सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब तीन में से कोई भी एक प्रोसेस डिफेक्टिव है तो उस कंडीशन में आपके लाइफ के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। इसलिए ये तीन प्रोसेस को बोला जाता है सेंट्रल डगमा ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है सेंट्रल डगमा ऑफ लाइफ, इसमें हमने तीन प्रोसेस पढ़े। रेप्लिकेशन जिसमें डीएनए डुप्लीकेट होता है, ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए का जो कोड है उसको अपन कन्वर्ट करते हैं आरएनए वाले कोड में, और थर्ड प्रोसेस है ट्रांसलेशन जिसमें हम आरएनए में जो कोड लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस का उसको डिकोड करके प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस हमारे लिए इसेंशियल है, सेंट्रल है, इसलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल डगमा ऑफ लाइफ। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे और एक प्रोसेस है जो हम पढ़ते हैं वायरसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में और एक प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो हमें पढ़ना है कहाँ पे, वायरस का रेप्लिकेशन में, रेट्रो वायरसेस के रेप्लिकेशन में। ठीक है, तो सेंट्रल डगमा ऑफ लाइफ सारे ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक तीन प्रोसेस है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो चलो नेक्स्ट अपने यहाँ पे क्या पढ़ा था, रेप्लिकेशन इज सिंथेसिस ऑफ डॉटर डीएनए फ्रॉम द पेरेंट डीएनए। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन मतलब सिंथेसिस ऑफ आरएनए यूजिंग डीएनए एज ए टेम्पलेट। ठीक है, ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं यूजिंग एमआरएनए मॉलिक्यूल एज ए टेम्पलेट। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है जो वायरसेस में पाया जाता है जिसमें अपन क्या करेंगे, आरएनए से डीएनए का
सिंथेसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। एंड डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसमें कुछ अपन जनरल उसके कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसका डेफिनेशन क्या है, तो अ प्रोसेस इन विच डॉटर डीएनए आर सिंथेसाइज्ड यूजिंग पैरेंटल डीएनए एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो पैरेंटल डीएनए एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड इसका मतलब क्या होता है, तो हमें ये तो पक्का हो गया कि एक डीएनए है जो पेरेंट है, उससे हमें प्रोजेनी डीएनए बनाना है। बट यहाँ पे प्रोजेनी स्ट्रैंड का सिंथेसिस कैसे होता है, तो जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसको हम पहले सेपरेट करते, इसका अनवाइंडिंग करते। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से पहले क्या बनेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनने के बाद ये जो है ये हमारा पैरेंटल 1 स्ट्रैंड है और ये पैरेंटल 2nd स्ट्रैंड है। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अभी रेप्लिकेशन का मशीनरी यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम सिंथेसिस करेंगे प्रोजेनी स्ट्रैंड। ठीक है यहाँ तक। तो दूसरा जो पैरेंटल स्ट्रैंड है इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, प्रोजेनी स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेंगे। तो इसलिए जो पैरेंटल स्ट्रैंड है उसको बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब होता है ऐसा स्ट्रैंड जो हमारे लिए स्टैंडर्ड है, जिसको कॉपी करके ही हमें क्या करना है, प्रोजेनी स्ट्रैंड को बनाना है। ठीक है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट में जो भी प्रोजेनी स्ट्रैंड बनता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर प्रोजेनी आपके पैरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर अगर ए है तो उसके अगेंस्ट में हम प्रोजेनी स्ट्रैंड में टी ऐड करेंगे। अगर पैरेंटल स्ट्रैंड में जी है तो उसके अगेंस्ट में हम ऐड करेंगे सी को। ठीक है यहाँ तक। तो इन दिस वे आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसका हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ा। तो डेफिनेशन में क्या पढ़ा अपने, डीएनए रेप्लिकेशन द प्रोसेस इन विच प्रोजेनी स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन पैरेंटल स्ट्रैंड एंड पैरेंटल स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, उसके बाद में ये आपका नेक्स्ट ट्रांसफरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द डिसेंडेंट जनरेशन विद द हाई फिडेलिटी। हाँ, तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मतलब इसमें थोड़ी भी हम मिस्टेक नहीं करते, इसलिए इसको बोला जाता है ये आपका हाई फिडेलिटी प्रोसेस होता है। और जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके डीएनए में है, पैरेंटल डीएनए में है, वो हम प्रोजेनी डीएनए में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का ये प्रोसेस है, बट ये हाई फिडेलिटी वाला बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट प्रोसेस है जिसमें मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ठीक है, उसके बाद में डीएनए रेप्लिकेशन सिस्टम जो है इसमें आपको क्या क्या लगेगा या किसकी ज़रूरत पड़ती है। डीएनए को अगर आपको रेप्लिकेट करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड की। तो जो आपका डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ये हमारा पैरेंटल स्ट्रैंड है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सबस्ट्रेट है जिसको हमें पहले सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है और सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने के बाद में आपका टेम्पलेट की तरह काम करेगा। उसके बाद में आपका डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट प्राइमर, तो यहाँ पे आपको आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में एंजाइम्स कौन से लगेंगे यहाँ पे आपको, तो एंजाइम जो है ये एंजाइम आपको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए के ऊपर डीएनए डिपेंडेंट का मतलब क्या कि डीएनए को ही कॉपी करके उसके ऊपर वो डीएनए का सिंथेसिस करता है, मतलब डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए वो डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और इसके अलावा भी हमें अलग अलग एंजाइम्स लगेंगे जो अपन डिटेल डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्लिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्लिकेशन जो है इसमें आपका फर्स्ट है जो आपका रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये आपका सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या, तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये आपका कंप्लीटली कंजर्वेटिव नहीं होता। कंप्लीटली कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास में ये आपके पास में पैरेंटल स्ट्रैंड है और पैरेंटल स्ट्रैंड जो है इसका जब भी अपन रेप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास में 2 प्रोजेनी स्ट्रैंड आ जाएंगे।
प्रोजेनी स्ट्रैंड में अगर आपका ये 2 प्रोजेनी स्ट्रैंड बना है और इसमें दोनों भी प्रोजेनी जो है, इसमें आपका दोनों प्रोजेनी स्ट्रैंड हैं या फिर आपका एक जो प्रोजेनी स्ट्रैंड है ये कंप्लीटली आपका पेरेंट की तरह दिख रहा है, मतलब ये 100% इसने कंजर्व किया है, बराबर। 100% अगर कंजर्वेशन होता है प्रोजेनी स्ट्रैंड में तो उसको बोला जाता है ये कम्प्लीटली कंजर्वेटिव है, मतलब बिल्कुल पेरेंट के जो दोनों स्ट्रैंड प्रोजेनी स्ट्रैंड के पास में आ गए। बट अगर सेकेंड टाइप का जो रेप्लिकेशन जिसमें आपके पास एक स्ट्रैंड पेरेंट का होना चाहिए और एक स्ट्रैंड आपका न्यू प्रोजेनी स्ट्रैंड होना चाहिए, तो उसको अपन बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव। तो अब देखो यहाँ पे जो सेकंड केस है इसमें हमने क्या बोला कि एक स्ट्रैंड पेरेंट का ब्लू वाला और एक स्ट्रैंड आपको क्या दिख रहा है प्रोजेनी का जो रेड स्ट्रैंड है। तो इस केस में अपन इसको क्या बोलेंगे कि एक प्रोजेनी स्ट्रैंड में पेरेंट का 50% ही स्ट्रैंड आपको दिख रहा है, मतलब वो 50% ही कंजर्व कर रहा है, इसलिए उसको बुलाता है सेमी कंजर्वेटिव। अगर यहाँ पे 100% कंजर्व होता है तो वो कंजर्वेटिव है, अगर 50% कंजर्व करके रखते हो आप तो वो हो गया सेमी कंजर्वेटिव। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये क्या होता है आपका सेमी कंजर्वेटिव होता है। उसके बाद में नेक्स्ट बाई डायरेक्शनल मतलब आपका जो रेप्लिकेशन रहेगा ये दोनों भी डायरेक्शन जहाँ से भी स्टार्ट होगा ये दोनों भी डायरेक्शन में आपका स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा। सेमी कंटिन्यूस रेप्लिकेशन, सेमी कंटिन्यूस मतलब रेप्लिकेशन कभी भी कंटिन्यूस स्ट्रैंड नहीं सिंथेसिस करता, एक स्ट्रैंड जो है उसके ऊपर हम कंटिन्यूस सिंथेसिस करते हैं, दूसरा स्ट्रैंड जो है इसके ऊपर डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस करते हैं और ये आपका हाई फिडिलिटी वाला होता है। उसके बाद में ये हमेशा आपको 5' to 3' डायरेक्शन में ही सिंथेसिस करते हुए मिलेगा। तो हमने क्या क्या यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसमें हमने क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। एक वो सेमी कंजर्वेटिव है, बाई डायरेक्शनल होता है, सेमी कंटिन्यूस होता है, हाई फिडिलिटी वाला होता है और ये हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही चलेगा, ठीक है। तो जैसे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो है इसमें हम एक इमेज यहाँ पे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में G0 स्ट्रैंड है, मतलब ये आपका फर्स्ट जनरेशन मतलब पैरेंटल जनरेशन का स्ट्रैंड है। पैरेंटल जनरेशन जो है इसका अगर आप रेप्लिकेशन करते हो तो दोनों रेड स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, दोनों रेड स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद उसके ऊपर अपन रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे ब्लू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा, मतलब प्रोजेनी स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पे जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसको इंडिकेट किया गया है G0 से, तो ये आपका G0 मतलब पेरेंटल और G1 का मतलब होता है कि ये आपका प्रोजेनी स्ट्रैंड है, मतलब F1 है, ठीक है। तो ये आपका G0 जो प्रोजेनी स्ट्रैंड ये आपका पेरेंटल है और जो आपका ये दो स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं ये आपके प्रोजेनी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसमें ब्लू जो है ये अपन ने नया सिंथेसिस किया है, ठीक है। उसके बाद आपका फिर से अगर इसका रेप्लिकेशन होता है 2 से 4 आपको डीएनए की कॉपीज मिल जाएंगी। रेड फिर से सेपरेट होगा, उसके ऊपर ब्लू स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा, ब्लू जो है ये रेड से सेपरेट होने के बाद उसके ऊपर ब्लू नया स्ट्रैंड सिंथेसिस हो रहा है, तो इन दिस पे आपको 4 यहाँ पे प्रोजेनी स्ट्रैंड मिलेंगे। तो इस टाइप से अगर रेप्लिकेशन होता है कि एक प्रोजेनी का डीएनए जो है इसमें आपको एक स्ट्रैंड पेरेंट का मिल रहा है और एक आपको नया स्ट्रैंड मिल रहा है, प्रोजेनी स्ट्रैंड मिल रहा है, तो उसको बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो है इसके अलावा जो जैसे अपने बात की थी कंजर्वेटिव की, तो कंजर्वेटिव मतलब क्या कि आपके पास में एक रेड स्ट्रैंड है, जो हमने क्या बोला था कि ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है। पेरेंटल स्ट्रैंड जो है ये इसको अपन ने रेड से इंडिकेट किया है, जो नया स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा वो ब्लू से इंडिकेट करेंगे अपन। तो एक रेप्लिकेशन होने के बाद, फर्स्ट रेप्लिकेशन होने के बाद आपके पास में 2 प्रोजेनी स्ट्रैंड आ गए, बट इसमें आपको क्या दिख रहा है 100% पेरेंटल स्ट्रैंड दिख रहा है, मतलब रेड स्ट्रैंड दिख रहा है। तो जो दूसरा है इसमें आपको 0% दिख रहा है। इसको अपन क्या बोलेंगे कि एक स्ट्रैंड में कंप्लीट कंजर्वेशन हो रहा है तो वो आपका हो गया कंजर्वेटिव, मतलब ये 100% कंजर्व करता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्या है आपका सेमी कंजर्वेटिव,
और सेमी कंजर्वेटिव में हमने पढ़ा कि एक ब्लू स्ट्रैंड दिखेगा और एक आपको रेड स्ट्रैंड दिखेगा। तो डिस्पर्सिव जो है, डिस्पर्सिव में आपको यहाँ पे एक स्ट्रैंड में डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो एक स्ट्रैंड रहेगा, इसमें ना ही कंप्लीटली आपको रेड स्ट्रैंड मिलेगा, ना ही कंप्लीटली ब्लू स्ट्रैंड मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा किसका? रेड एंड ब्लू का। तो ये देखो यहाँ पे, ये आपका एक स्ट्रैंड जिसमें रेड एंड ब्लू जो है, ये रेड एंड ब्लू स्ट्रैंड का आपको यहाँ पे पैचेस मिल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको ये जो दूसरा स्ट्रैंड है, इसमें आपको पैचेस मिल रहे हैं ब्लू एंड रेड के, ठीक है। तो ये आपका ब्लू एंड रेड का पैचेस मिल रहा है आपको। तो एक स्ट्रैंड जो है इसमें आपको रेड एंड ब्लू दोनों के पैचेस मिल रहे थे, इसको बोला जाता है डिस्पर्सिव। ये आपका क्या है? डिस्पर्सिव। इसको प्रूव करने के लिए हम आगे एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें आपको ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो रेप्लिकेशन होता है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये आपका ना ही डिस्पर्सिव है और ना ही ये आपका क्या है? कंजर्वेटिव है। ये हमारा क्या है? सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। तो आपका जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, इसमें हम एक स्ट्रैंड पेरेंट का कंजर्व करते हैं और दूसरा जो है ये प्रोजेनी स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, तो एक्सपेरिमेंट क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो है, इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था मिचेल्सन एंड स्टाल का, ठीक है। मिचेल्सन एंड स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें इसने क्या किया? एक इकोलाई लिया और इकोलाई का जो कल्चर है इसको इनोकुलेट किया इसने N15 वाले मीडिया में, ठीक है। तो N15 जो आपका नाइट्रोजन सोर्स है, इसके मीडियम में इसको इनोकुलेट किया। इनोकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ जनरेशन तक उसको ग्रो किया उसने वहाँ पर। तो ग्रो करने के बाद आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा कि जो भी इकोलाई है इसके डीएनए में आपको N15 मिलेगा। तो जो भी नाइट्रोजन बेसेस है ये N15 वाले हो जाएंगे। तो डीएनए आपका हो गया N15 वाला। उसके बाद इसने क्या किया? ये N15 वाला जो इकोलाई है इसको इनोकुलेट किया इसने N14 वाले मीडियम में। तो N14 वाला जो नाइट्रोजन सोर्स का जो मीडियम था, इसमें इसने इसको इनोकुलेट किया। इनोकुलेट करने के बाद आफ्टर 20 मिनट्स क्या होगा? इकोलाई का फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट होगा। इकोलाई का फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट होने के बाद इसने इकोलाई जो है इसको आइसोलेट किया, इसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद में इसको सेंट्रीफ्यूज किया। तो इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज में। सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ डीएनए और डीएनए फ्रैगमेंट वो आपको अलग अलग पोजीशन पे बैंड देते हैं। N15 जो है ये आपका हेवी आइसोटोप है, N14 जो है ये आपका लाइट आइसोटोप है ना। तो N15 जो है ये अगर आपके डीएनए में है तो N15 का बैंड कहाँ पे आएगा? सबसे नीचे, क्योंकि वो हेवी है। अगर कॉम्बिनेशन है N14 एंड 15 का, मतलब एक बैंड जो है ये आपका एक स्ट्रैंड जो है ये आपका N15 वाला है जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, और प्रोजेनी स्ट्रैंड जो ये N14 वाला है। तो इस केस में डेंसिटी इंटरमीडिएट रहेगी N14 15 बराबर। तो ये हो जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा? मिडल में आ जाएगा। और अगर ये स्ट्रैंड आपका N14 वाला है तो ये आ जाएगा सबसे ऊपर, मतलब ये आपका सबसे लाइट स्ट्रैंड रहेगा, ठीक है।
तो इन दिस वे आपके पास में जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हमने फर्स्ट जनरेशन के बाद में आइसोलेट किया और उसके बाद में सेंट्रीफिकेशन किया। सेंट्रीफिकेशन करने के बाद में आपको क्या मिला, तो सेंट्रीफिकेशन करने के बाद आपको क्या मिला, देखो यहाँ पे कि जो आपका पैरेंटल स्ट्रैंड था, ये पैरेंटल स्ट्रैंड आपका रेड था, बराबर। इससे रेप्लिकेशन हुआ तो ये आपका पैरेंटल स्ट्रैंड हमने N15 वाला लिया था, इससे रेप्लिकेशन हुआ और फॉर एग्जांपल ये आपका रेप्लिकेशन जो है ये आपका कंजर्वेटिव हो सकता है, सेमी कंजर्वेटिव हो सकता है या फिर डिस्पर्सिव हो सकता है। तो ये 3 टाइप का हो सकता है। अगर ये आपका कंजर्वेटिव हुआ तो कंजर्वेटिव में आपको दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है प्रोजेनी में, ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड आपको क्या मिलेंगे, ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड आपको N15 वाले मिलेंगे। तो ये आपको मिलेगा N15 वाला, बराबर। उसके बाद में आपका अगर ये कंजर्वेटिव है तो प्रोजेनी स्ट्रैंड जो रहेगा ये एक N15 वाला मिलेगा और दूसरा मिलेगा आपको N14 वाला, बराबर। उसके बाद अगर ये आपका, हमने बात की थी कंजर्वेटिव की 100% वाले की, अगर ये आपका सेमी कंजर्वेटिव है मतलब 50% कंजर्व करता है तो इसमें एक स्ट्रैंड न्यू रहेगा मतलब प्रोजेनी स्ट्रैंड रहेगा और दूसरा जो स्ट्रैंड है ये रहेगा आपके पेरेंट का। तो एक स्ट्रैंड रेड मतलब N15 और पेरेंटल का N15 और दूसरा रहेगा आपका N14 मतलब प्रोजेनी स्ट्रैंड। तो दोनों के दोनों आपके इंटरमीडिएट डेंसिटी वाले रहेंगे। उसके बाद में अगर डिस्पर्सिव है तो डिस्पर्सिव में तो अपन ने बोला यहाँ पे पैचेस होते हैं ब्लू एंड रेड के, है ना। तो अगर यहाँ पे ब्लू एंड रेड के अगर पैचेस है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको इस टाइप से जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। तो इसकी जो डेंसिटी है ये आपकी 1% से आप वेरी कर सकते हो कि ये आपका 1 to 100% तक क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। मतलब यहाँ पे इसकी डेंसिटी अपन निकाल नहीं सकते कि 100% कंजर्वेशन है, 50% कंजर्वेशन है, 60 है, 30 है, 40 हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे पैचेस रहेंगे। अगर सेंट्रीफिकेशन करते हो और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन, तो फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस में आपका जो बैंड है ये बैंड कहाँ पे आना चाहिए। अगर अपन स्टैंडर्ड अगर यहाँ पे सेंट्रीफिकेशन का बैंड दिखते हैं तो यहाँ पे हमें 3 बैंड मिलते हैं। एक सबसे ऊपर N14 वाला, बीच वाला N15 एंड N14 वाला, और जो आपका सबसे नीचे वाला है ये रहेगा आपका N15 वाला, बराबर। तो आपका जो फर्स्ट कंजर्वेटिव है इस केस में प्रेडिक्शन क्या किया गया, एक बैंड आपको सबसे ऊपर मिलना चाहिए N14 का और एक बैंड सबसे नीचे मिलना चाहिए N15 का। आपका जो कंजर्वेटिव है इसमें प्रेडिक्शन क्या था, एक बैंड मिलना चाहिए वो भी इंटरमीडिएट मिलना चाहिए मतलब N15-14 का ही मिलना चाहिए आफ्टर फर्स्ट जनरेशन। डिस्पर्सिव जो है, डिस्पर्सिव के केस में प्रेडिक्शन क्या है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैंड्स, क्योंकि आप यहाँ पे डेंसिटी इसकी अलग अलग स्ट्रैंड की अलग अलग रहेगी, तो ये आपका अगर नंबर ऑफ ओवरलैपिंग बैंड्स अगर आते हैं तो हम बोलते थे कि वो आपका डिस्पर्सिव है। बट बैंडिंग पैटर्न आपको कैसे मिला आफ्टर सीसम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन, आपको बैंडिंग पैटर्न मिला आपके सेकेंड टाइप का मतलब सेमी कंजर्वेटिव का, वहाँ पे एक ही बैंड मिला। वहाँ पे नंबर ऑफ ओवरलैपिंग बैंड अगर मिलते थे बिकॉज ऑफ वेरिंग डेंसिटी ऑफ प्रोजेनी स्ट्रैंड, तो हम बोलते थे कि वो डिस्पर्सिव है। अगर वहाँ पे 2 बैंड्स मिलते थे, एक N15 वाला एक N14 वाला, तो हम बोलते थे कि वो कंजर्वेटिव है, इसलिए 2 बैंड्स मिल रहे हैं।
बट यहाँ पे N15 14 जो इंटरमीडिएट बैंड था ये एक ही बैंड आपको मिला, इसलिए हमने यहाँ पे रेप्लिकेशन को बोला कि रेप्लिकेशन इज़ सेमी कंजर्वेटिव, मतलब ये 50% ही कंजर्व करके रखता है, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था रेप्लिकेशन जो है ये सेमी कंजर्वेटिव है, ये यहाँ पे मिचेल्सन एंड स्टार का हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा। दूसरा है रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क जो है यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क वाई शेप फोर्क भी बोला जाता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा पैरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसके ऊपर हम प्रोजेनी स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेंगे। एक स्ट्रैंड जो है इसके ऊपर आप कंटिन्यूस सिंथेसिस करोगे तो जो आपका एक स्ट्रैंड है जिसके ऊपर आप कंटिन्यूस सिंथेसिस करोगे इसको बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड है ये आपका कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है। तो दूसरा होता है लैजिंग स्ट्रैंड जो फ्रैगमेंट में सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फोर्क है इसके ऊपर हम साइट अवेलेबल करते हैं प्रोजेनी स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए। तो एक स्ट्रैंड के ऊपर हमारा कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है, दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर हमारा यहाँ पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोला था वाई शेप फोर्क और रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। और हमेशा रेप्लिकेशन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही स्टार्ट होता है जिसको हम बोलेंगे ओरिजिन। तो ये एक आपका रेप्लिकेशन फोर्क है जो बना है कहाँ पे, एक पॉइंट था जहाँ से रेप्लिकेशन ने स्टार्ट की थी, और रेप्लिकेशन जो है ये दोनों डायरेक्शन में हम स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए ये एक आपका रेप्लिकेशन फोर्क जो इस राइट डायरेक्शन में सिंथेसिस करेगा, और ये आपका दूसरा रेप्लिकेशन फोर्क जो लेफ़्ट डायरेक्शन में सिंथेसिस करेगा। और यहाँ पे जो आपका रेप्लिकेशन है ये कहाँ पे चलेगा, वाई शेप फोर्क पे, और ये स्टार्ट कहाँ पे होगा, तो ये स्टार्ट होगा आपके ओरिजिन पे। और रेप्लिकेशन का थर्ड प्रॉपर्टी होता है कि ये आपका क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। तो रेप्लिकेशन जो है ये आपका बाई डायरेक्शनल है। तो ये आपका रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल मतलब ये दोनों भी डायरेक्शन में चलेगा और स्टार्ट होगा ओरिजिन से। तो ये आपका ओरिजिन। अगर ये यूनिडायरेक्शनल होता है तो ये आपका ओरिजिन और रेप्लिकेशन फोर्क आपका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, बट ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। उसके बाद नेक्स्ट जो है रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन जो है ये अपन स्टार्ट करेंगे। तो रेप्लिकेशन जो है ये प्रोकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में सिंगल ओरिजिन होता है और एक ही ओरिजिन से रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। जब सिंगल ओरिजिन से बाय डायरेक्शन में रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो बाय डायरेक्शन में जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो ये आपके पास में दो रेप्लिकेशन फोर्क मिलते हैं, ठीक है। एक सिंथेसिस इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक का सिंथेसिस इस डायरेक्शन में हो रहा है, और ये आपको दिखता है थीटा की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, थीटा रेप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद में रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट। रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट में यहाँ पे ओरिजिन नंबर ऑफ होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल जो है ये आपका बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर विद द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल। और यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल अगर बहुत बड़ा है तो उसको रेप्लिकेशन अगर आपको कम टाइम में करना है तो आपको रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, और रेट बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा, आपको नंबर ऑफ ओरिजिन बनाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ओरिजिन अगर आप बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ साइड से यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और रेप्लिकेशन आपका जल्दी यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो रेप्लिकेशन जो है यूकैरियोट का अगर अपन बात करते हैं तो रेप्लिकेशन यूकैरियोट का ओरिजिन से स्टार्ट होगा, बट यहाँ पे नंबर ऑफ ओरिजिन होते हैं, और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट सिंगल ओरिजिन होता है, ठीक है ना। तो जो दो ओरिजिन के बीच में आपका जो स्पेस प्रेजेंट है इसको बोला जाता है रेप्लिकॉन। और रेप्लिकॉन जो है ये रेप्लिकॉन आपका फंक्शनल यूनिट होता है रेप्लिकेशन का, जहाँ पे आपका रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे अपन ने बोला था रेप्लिकेशन जो है क्या होता है, सेमी डिसकंटिन्यूस या सेमी कंटिन्यूस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक स्ट्रैंड जो है इसके ऊपर कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है जिसको अपन बोलते हैं
लीडिंग स्ट्रैंड है ना। तो रेप्लिकेशन और डीएनए सिंथेसिस हमेशा कौन से डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये हमेशा कौन से डायरेक्शन में चलेगा, इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चलेगा। तो देखो यहाँ पे ये 5 प्राइम और ये आपका माइग्रेट कर रहा है 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में यहाँ पे सिंथेसिस होगा। नए न्यूक्लियोटाइड जो है ये आपके 3 प्राइम एंड के ऊपर ऐड होते जाएंगे। तो नए जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स है ये ऐड होंगे 3 प्राइम एंड के ऊपर। और हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये आपका कौन से डायरेक्शन में चलेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जिस स्ट्रैंड के ऊपर आपका कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है उसको बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो जिस स्ट्रैंड के ऊपर आपका डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है उसको बोला जाता है लैजिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे आपके पास डीएनए जो है ये फ्रैगमेंट में सिंथेसिस होगा, और डीएनए फ्रैगमेंट में अगर सिंथेसिस होता है तो इसको बोला जाता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट जो है ये प्रोकैरियोट में लंबे होते हैं 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड के। तो प्रोकैरियोट में ये आपके शॉर्ट 100 टू 150 न्यूक्लियोटाइड के ही रहेंगे। जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है डॉटर स्ट्रैंड का, उसको अपन क्या बोलेंगे, लैजिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया लैजिंग स्ट्रैंड। ये हो गया आपके फ्रैगमेंट्स जिसको अपन बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में आपका जो एक स्ट्रैंड है जिसके ऊपर हम कंटिन्यूस सिंथेसिस कर रहे हैं, और एक स्ट्रैंड जो है जिसके ऊपर अपन डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस कर रहे हैं। तो जो आपका ये कंटिन्यूस है, ये आपका डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस आपको दिख रहा है, ये आपका पहला स्ट्रैंड, ये आपका दूसरा स्ट्रैंड और ये आपका तीसरा स्ट्रैंड। तो कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस, तो ये आपका सेमी कंटिन्यूस होता है। तो रेप्लिकेशन आपका सेमी कंटिन्यूस होता है, ठीक है। एंजाइमोलॉजी जो है डीएनए रेप्लिकेशन की, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने ये सारे पॉइंट जो है ये क्लियर किए थे। रेप्लिकेशन जो है आपका, इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो रेप्लिकेशन जो है इसमें अपन ने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। एक पढ़ा था अपने सेमी कंजर्वेटिव, जिसमें मिजल्स एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उसके बाद में ये बाई डायरेक्शनल होता है। उसके बाद में ये सेमी कंटिन्यूस होता है, हाई फिडिलिटी वाला होता है, और ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही चलेगा, ठीक है। तो इन दिस में रेप्लिकेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है एंजाइमोलॉजी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।